हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू एनसीईआरटी रिकॉल। आपकी फेवरेट सीरीज में अपना अगला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब प्रतिज्ञा बैच में सेल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आपने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया है। अब आपकी बारी है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने की, जो कि हम इस सीरीज में करते हैं एनसीईआरटी रिकॉल, जहाँ पे क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से। क्लियर है। चलो हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज अ सेल, जिसमें हमारा क्वेश्चन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके पास सेलुलर मशीनरी तो है ही। अब अगर वो उनके पास सेलुलर मशीनरी है तो एक सेल कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो हमारे दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है सेल थियरी। सेल थियरी में हमारा क्वेश्चन है थिन आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल स्टडीड बाय थियोडर स्वानसर नाउ अडेज नोन एज। स्वानसर ने बोला था जो हमारी एनिमल सेल है उसके बाहर एक डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन है, मतलब जो हमारे लास्ट मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में, एंड दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं प्लांट सेल की बात करती तो प्लांट सेल में हमारी डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेल वॉल। लेकिन सिंस सेल वॉल हमारी एब्सेंट है एनिमल सेल्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following is related to cell theory? सेल थियरी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे हमारे पास। ऑप्शंस देखो, पहली स्टेटमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हैं, सेल के या सेल के प्रोडक्ट्स के बने हैं। सही चीज है। और जो सेल थियरी किसने दी थी, हमारे जर्मन बॉटनिस्ट जो कि स्लाइडन सर हैं, और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो कि स्वान सर हैं, इन्होंने सेल थियरी दी थी। ये भी बिल्कुल सही चीज है, जिसको बाद में मॉडिफाई किया था रुडोल्फ वर्चू ने इन 1855। और इन्होंने एक हमारा फ्रेज दिया था दैट इज ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब बताओ जल्दी से, दैट द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमारे नए सेल बनते कैसे, जब पुराने सेल में डिवीजन होती है, एंड दिस वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्चो। तो ये भी सही आ गई। अगली स्टेटमेंट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थियरी की मॉडिफिकेशन ही तो यही थी जो रुडोल्फ वर्चो सर ने दी थी। ये स्टेटमेंट भी सही है, और फ्रेज यूज किया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो पांचों की पांचों स्टेटमेंट सही है हमारे सेल थियरी के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द डिलिमिटिंग बाउंड्री अराउंड अ ह्यूमन चीक सेल। ह्यूमन चीक सेल, अब ह्यूमन क्या है, एनिमल है, तो कौन से सेल की बात हो रही है, एनिमल सेल की बात हो रही है। एनिमल सेल में लास्ट हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन है, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें इन नॉट, ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब हमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी है जो कि हमारी करेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में देखो, सेल शेप डू नॉट वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये तो गलत हो गया, क्योंकि सेल को जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग हमारे स्पेशलाइज्ड होती है सेल विद स्ट्रक्चर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो वेरी करता है कि वो सेल कौन सा फंक्शन करेगा। तो ये तो गलत हो गया। अगला देखो, ह्यूमन आरबीसी आर अबाउट 7 मिलीमीटर इन डायमीटर। क्या ह्यूमन आरबीसी 7 मिलीमीटर होती है डायमीटर में? नहीं, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, माइक्रोमीटर होना चाहिए था। तो ये भी गलत हो गया। बैक्टीरिया कुड बी 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। बैक्टीरिया का जो थियरी वाला जो सेक्शन है वहां से हमारा ये सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो,
माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल दैट इज 0.3 माइक्रोमीटर इन विड्थ। हमारी माइकोप्लाज्मा की 0.3 माइक्रोमीटर क्या होती है, लेंथ होती है, ना कि विड्थ। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से, जिसमें हमसे पूछा गया है द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय। हमें प्रोकैरियोटिक सेल बतानी है। प्रोकैरियोटिक सेल अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मतलब ये हमारे कौन से किंगडम की बात कर रहे हैं, मोनेरा की बात कर रहे हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल हमारी बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, मतलब जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, दैट इज एब्सेंस ऑफ well defined nucleus, well defined nucleus। तो बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। बीजीए किसकी बात हो रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी समझ के ये मत समझ लेना ये प्लांट सेल है। ब्लू ग्रीन एल्गी किसकी बात हो रही है, साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, जो कि क्या है, एक यू बैक्टीरिया है। तो ये भी प्रोकैरियोटिक सेल, जो भी बैक्टीरिया वो सारे प्रोकैरियोटिक है। माइकोप्लाज्मा इज बैक्टीरिया विद कोट्स ऑफ। तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ भी क्या है, हमारा मोनेरा से बिलोंग करता है। ये तीनों ही क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन लेस बॉडी अदर देन राइबोसोम। अगर मैं बात करती हूँ हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है। तो और वहां पे एक तो राइबोसोम है जो कि मेम्ब्रेन लेस बॉडी है, दूसरे कौन है, हमारे इंक्लूजन बॉडीज। किसकी बात हो रही है, इंक्लूजन बॉडी, जो कि है क्या, हमारा रिजर्व फूड। रिजर्व फूड जो हमारे पैक्ड हैं किस फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में, जो कि हमारी मेम्ब्रेन लेस है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स, ये सारे क्या हैं, मेम्ब्रेन लेस इंक्लूजन बॉडी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर मैं क्रोमेटोफोर और मेसोसोम की बात करूं तो ये हमारे क्या है, मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, हमारे बॉडी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, सिर्फ बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आ गया ना वहीं से कि किसकी बात हो रही है, हमारे इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर क्या प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर हमारी सेल वॉल, उसके अंदर हमारी प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसी को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कई बार क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से इनफोल्डिंग बना लेती है, और ये इनफोल्डिंग क्या बना लेती है, हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर, जिसमें से एक है हमारा मीजोसोम। तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ हमारा मीजोसोम प्रेजेंट है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी एसेंशियल इनफोल्डिंग क्या है सेल मेम्ब्रेन की, अनदर वन इज क्रोमेटोफोर, जो कि हमारे ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखा जाता है, क्रोमेटोफोर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगर मीजोसोम के फंक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं तो मीजोसोम बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि सिक्रीशन में इन्वॉल्व। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन से। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल की सेल एनवेलप से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखो, What is the sequence of cell envelope in most of the prokaryotic cell? अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, देखो इसी की बात हो रही थी, एक मिनट,
इसी स्ट्रक्चर की बात हो रही थी कि ये हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक सेल एनवेलप है, इसमें हम देख सकते हैं सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, जो कि किसका बना है, म्यूकस का या मैं कहूँ पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। अब जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है वो दो तरीके से एग्जिस्ट हो सकता है, या तो स्लाइम लेयर जो कि हमारा लूज स्लाइम लेयर की फॉर्म में, या फिर हार्ड कैप्सूल की फॉर्म। क्लियर है? उसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी सेल वॉल। और बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी है बच्चों, ये तो एकदम याद होना चाहिए टिप्स पे, पेप्टिडोग्लाइकिन। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, और उसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, how many of the following is the membranous extension into the cell of bacteria? ये हमारी membranous extension of cell membrane कौन सी होंगी, मीजोसोम। मीजोसोम तो है ही, मीजोसोम और क्रोमेटोफोर तो आपने पढ़ा ही। और अगर इसमें मैं ध्यान से देखूं, मीजोसोम डिफरेंट टाइप की शेप में प्रेजेंट हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म में, जैसे ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में और लैमिले की फॉर्म में हमारी मीजोसोम प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे 5 हो गए, ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following is not a surface structure? इनमें से कौन सा हमारा सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं बात करूं सरफेस स्ट्रक्चर, उसमें बच्चे हमारे जो सेल वॉल से जो हमारे इन्वेजिनेशन है उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि फ्लैजिला। फ्लैजिला बना है कौन से प्रोटीन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन से, जिसका फंक्शन है हमारे मोटिलिटी में, मतलब मोटाइल बनाता है। ठीक है, दूसरी हमारा सरफेस स्ट्रक्चर है पिलाई। पिलाई प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और फंक्शन आता है कंजुगेशन, जो कि हमारा एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बैक्टीरिया में देखा जाता है। कौन सा इन्वॉल्व होता है, हमारे पिलाई इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा हमारा सरफेस स्ट्रक्चर है फिम्ब्रे, जो कि ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। और जो ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन क्या है कि अगर ये हमारा सबस्ट्रेटम है तो सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट कौन करा रहे हैं, ये फिम्ब्रे करा रहे हैं, दैट इज हेल्प्स इन अटैचमेंट टू रॉक और अदर सबस्ट्रेटम। तो हमारे तीनों ही क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर है। कौन सा नहीं है, इंक्लूजन बॉडी, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ऑप्शन डी आ गया सही। आगे देखो, Which of the following is elongated tubular proteinaceous structure? इनमें से कौन सा elongated, अगर मैं बात करूं हमारा elongated tubular structure जो है वो कौन सा आ जाएगा, पिलाई आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया फंक्शन है क्या, कंजुगेशन। ऑप्शन ए सही है। अगर देखो यहाँ पे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता, अगर हमारे स्ट्रक्चर की बात होती ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, हार्ड ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, तो कौन आता, फिम्ब्रे। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा टॉपिक है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया पॉलीसोम। अब ये पॉलीसोम क्या होता है, देखो पॉलीसोम वर्ड से ही समझ आ जाएगा। होता क्या है, ट्रांसलेशन आपने पढ़ी है 12th क्लास में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं कि ये हमारी mRNA है, mRNA पे हमारे लार्जर और स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होता है और फॉर्मेशन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। क्लियर है? लेकिन अगर हमें प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाना है, पॉलीपेप्टाइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो सेल क्या करता है, एक ही mRNA पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे राइबोसोम की यूनिट अटैच हो जाती है इस तरीके से, और साइमल्टेनियसली हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होती रहती है। अब ये स्ट्रक्चर क्या बनाया, दैट इज पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम, मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड हैं सिंगल mRNA से, तो टर्म आ गई पॉलीराइबोसोम, या इसी को कह देते हैं पॉलीसोम। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सेवरल यूनिट्स हैं किसकी, हमारे राइबोसोम की, जो कि एक मिनट
सेवरल राइबोसोम्स जो कि अटैच्ड है सिंगल mRNA से, तो ऑप्शन सी सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इनमें हमारे इंक्लूजन बॉडी में कौन कौन से आ जाते हैं? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और गैस वैक्यूल को एक टाइप का ग्रैन्यूल ही कंसीडर कर लेते हैं, तो दैट इज गैस वैक्यूल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। क्लियर है? अगला हमारा जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में हम पूरे यूकैरियोटिक का सेलुलर मशीनरी पढ़ते हैं, जिसमें हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और हमारी सेल ऑर्गेनेलीज जो कि एक तो हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मैंने बताया था पिछली ही वीडियो में कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो ऑर्गेनेलीज आती हैं जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करती हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, हमारा लाइसोसोम और वैक्यूल आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटन। दिस इज ऑल समड अप इन यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो सही है? अब यहाँ पे देखो, साइटोप्लाज्म हैज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इन यूकैरियोटिक सेल। हमारा कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अगर मैं देखूं कंपार्टमेंट कैसे बने हैं कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है, बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड मैट्रिक्स कहा जाता है, उसके बाहर साइटोप्लाज्म। मतलब हमारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं ऑर्गेनेलीज की वजह से, तो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, सही स्टेटमेंट है। अगली देखो, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जैसे ईआर, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ऐसी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ये भी हमारी सही हो गई। ऑर्गेनाइज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जिसकी न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये भी सही है। A variety of complex locomotory and cytoskeleton structure। हमारे cytoskeletal structure बना प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन का बना है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ये भी सही है। और जेनेटिक मटेरियल हमारा ऑर्गेनाइज्ड है इनटू क्रोमोसोम। हमारे अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन में, तो हमारे टोटल कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। तो जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और वो कंडेंस्ड फॉर्म क्या है? क्रोमोसोम। तो ये भी सही हो गया, पांचों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देखो कि प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। बिल्कुल, प्लांट सेल में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि डिफरेंट है हमारे एनिमल सेल से। प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन सेंट्रियोल एब्सेंट है जो कि एनिमल सेल में है। तो ये हमारे कुछ फीचर हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट रहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट देखो, द फॉर्मर वन। फॉर्मर किसकी बात कर रहा है? जो कि पहले बोला गया, मतलब प्लांट सेल की बात कर रहा है। क्या पोजेस करता है? सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज वैक्यूल। अब सेल वॉल, प्लास्टिड दोनों ही एब्सेंट होते हैं हमारे एनिमल सेल में, और वैक्यूल होंगे तो हमारे स्मॉल स्कैटर्ड वैक्यूल होंगे, लार्ज नहीं होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गई, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द डायग्राम। हमें ये बताना है हमारा डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, वन क्या आ गया? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमारा वन लेबलिंग है, एकदम एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड क्या? ये देखो प्लांट सेल का है, ठीक है। अगर प्लांट सेल में मैं देखो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, दिस इज वैक्यूल। क्लियर है? अब वहां पे देखो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है फोर्थ, ये जो बच्चे यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेबलिंग थोड़ी दिखाई नहीं दे रही। फोर्थ किसके साथ लेबल है? दैट इज सेल वॉल। तो हमारा फोर्थ सेल वॉल हो गया, और ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है? परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रो बॉडी है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, परऑक्सीसोम। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्लियर है?
अगला हमारा सेल मेम्ब्रेन, पहला टॉपिक आ चुका है, सब टॉपिक यूकैरियोटिक सेल का। सेल मेम्ब्रेन में अगर मैं ध्यान से देखूं, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल chemical study enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। अब कौन से सेल पे हमारी स्टडीज हुई जिससे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता चला, एंड दैट इज आरबीसी। ठीक है, आरबीसी क्यों? क्योंकि आरबीसी ई न्यूक्लिएट सेल है। ई न्यूक्लिएट सेल मतलब हमारे जो सेल में मैच्योरिटी के बाद वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ऑर्गेनेलीज कम होती हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाइलिपिड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की। अब ये बाइलिपिड लेयर किस तरीके से का? बाइलिपिड लेयर किसकी? हमारी लिपिड की। अरे मतलब ये तो लिखा ही है बाइलिपिड लेयर, और हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हमारा सी है लिपिड का, और उसमें आइसबर्ग प्रेजेंट है प्रोटीन्स के। किस तरीके से आपके लिए मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये देखो, ये हमारा लिपिड है इस तरीके से, ये सिंगल लेयर है, मैंने कहा था बाइलिपिड लेयर इस तरीके से प्रेजेंट। ठीक है, और ऐसे हमारे लिपिड के जो समुंदर में हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है इस तरीके से, और आगे फिर से लिपिड लेयर हमारी इस तरीके से। अब हमारे जो प्रोटीन्स है वो इंटीग्रल भी हो सकते हैं और पेरिफेरल भी हो सकते हैं। इस तरीके से आप देखो, ये हमारी क्या आ गई? बाइलिपिड लेयर हो गई, और ये हमारा प्रोटीन हो गया। दिस इज प्रोटीन। अब यहाँ पे देखो, जो ये मैंने सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको कहा जाता है पोलर हेड। पोलर हेड जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक हेड है, और जो हमारी ये बना रखी है दिस इज टेल, नॉन पोलर टेल, या जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। अब ये अरेंजमेंट ही क्यों है? क्योंकि इस तरीके से, अगर ये हेड है, ये टेल है, ये हेड और ये टेल है, इस तरीके से हमारे हाइड्रोफोबिक पार्ट को बचा रखा है बाहर के एक्वेस से। तो हमारे इस तरीके की अरेंजमेंट होती है, जिसमें हमारे नॉन पोलर टेल अंदर की साइड प्रेजेंट होंगे और पोलर हेड आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया? अब ऑप्शन कौन सा सही है? पोलर हेड आउटसाइड, नॉन पोलर टेल इनसाइड। ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, आसान सी चीज है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स कंसिडरेबली वेरीज इन डिफरेंट सेल, कि हमारे डिफरेंट सेल में, अब देखो मैंने बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की। अब कंसंट्रेशन क्या होगी लिपिड प्रोटीन की? ये वेरी करती है कि हम कौन सी सेल पढ़ रहे हैं, हमारे आरबीसी में, या मैं कहूँ डब्ल्यूबीसी में, या न्यूरॉन में, इन सब में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है। तो ये तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। In erythrocytes मतलब RBC, it has approximately 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। बिल्कुल फैक्ट डेटा है जो कि हमारी NCERT में मेंशन्ड है और इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। मैंने पिछले डायग्राम में देखो हमारे प्रोटीन बनाए थे, ये इंटीग्रल है जो कि अंदर प्रेजेंट है, एम्बेडेड है, और ये हमारा पेरिफेरल है जो कि बाहर की साइड प्रेजेंट है। अब अगर हमारे एक्सट्रैक्शन की बात करो, हमें ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये मुश्किल से एक्सट्रैक्ट होगा, ये इजिली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हम इसे इंटीग्रल एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल रहे हैं। तो तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द सेल मेम्ब्रेन कैन परफॉर्म। अब सेल मेम्ब्रेन के अगर फंक्शन की बात करूं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास करता है विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। ये तो आपने पढ़ा है, ऑप्शन सी सही है। आगे चलो, एन के पंप मॉलिक्यूल, एन पॉजिटिव के पॉजिटिव जो पंप है वो कौन से में इन्वॉल्व रहता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी भी होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अपना अगला टॉपिक आ चुका है सेल वॉल, और सेल वॉल में हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एल्गल सेल। अब एल्गल, अगर मैं एल्गी की बात करती हूँ, एल्गी में आपने पढ़ा है कि हमारे डिफरेंट, हमने क्लासेस पढ़ी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, उसमें हमारी जो सेल वॉल कंपोजिशन थी वो वेरी कर रही थी डिफरेंट क्लासेस में। तो कंपोजिशन क्या करती है, बहुत डाइवर्सिटी शो करती है, सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मेनन्स, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, इन सभी की बनी होती है हमारी एल्गल सेल वॉल। काइटिन तो हमारे फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, फंजाई की सेल वॉल में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट एक्ट एज ग्लू बिटवीन द नेबरिंग प्लांट सेल। अगर मैं बात करती हूँ तो ये देखो, ये हमारी एक सेल है, ये हमारी दूसरी सेल है, ये क्या है, सेल वॉल, क्योंकि प्लांट में तो सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये दो सेल हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होता है मिडिल लैमेला, और जो मिडिल लैमेला जो कि ग्लू की तरीके से एक्ट करता है दो नेबरिंग सेल्स में, मिडिल लैमेला ये किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। अगर मैं बात करती हूँ कि हमारी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और कैपेबल ऑफ ग्रोथ रहती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल में डिपोजिशन हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आ चुका है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने कौन से पढ़े थे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। क्वेश्चन देखो आया क्या है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको कहा गया था, ये वो ऑर्गेनेलीज थी जो कि फंक्शन करती हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर। अब इस लाइन का मतलब समझो कि जो हमारे एंजाइम में कुछ मॉडिफिकेशन हुई जो ईआर ने की, अब वो मॉडिफिकेशन वो ईआर उनको पैक्ड फॉर्म में भेजता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और मॉडिफिकेशन होती है, वो मॉडिफिकेशन पैक्ड होती है लाइसोसोम, लाइसोसोम से वो वैक्यूल और वो हमारे बाहर सिक्रीट आउट कर जाती है। इस तरीके से हमारी जो पैकेजिंग में ये हमारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम का जो फंक्शन इनके साथ नहीं कोऑर्डिनेट करता, तो दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ऑप्शन सी सही है। बाकी ऑप्शंस हैं ऑटोनोमस तो होती ही नहीं, सेमी ऑटोनोमस है, पर सेमी ऑटोनोमस इसलिए उसको पार्ट नहीं रखते ना कि जेनेटिक मटेरियल, कोई लिंक नहीं है इस चीज का। अगले क्वेश्चन पे आते, स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। अगर मैं स्टेरॉइडल हार्मोन्स की बात करती हूँ तो स्टेरॉइड हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया, दैट इज इट इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। और अगर दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करती हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इन्वॉल्व रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में और पैकेजिंग में, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चलो, एक मिनट, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ
ऑफ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। हमारे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर ऐसा देखा जाता है, ये मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं और ये दो फेस बनाते हैं, एक हमारा सिस फेस और दूसरा हमारा ट्रांस फेस। क्लियर है। अब ये जो सिस्टर्ने का डायमीटर है दैट इज, जो कि एनसीईआरटी का डेटा है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट रॉन्ग। मतलब कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत नहीं है, मतलब किसकी बात हो रही है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ो, कंसंट्रेशन ऑफ सम आयंस इनसाइड वैक्यूल इज सिग्निफिकेंटली हायर। बिल्कुल, हमारे जो वैक्यूल है उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से जो कुछ आयंस की कंसंट्रेशन है वो हायर रहती है इन वैक्यूल्स कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। सही स्टेटमेंट है। इन एमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। क्या हम वैक्यूल में पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, एमीबा में, जो कि एक प्रोटिस्ट है। ये भी सही है, जो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन में। इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग। हमारे फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं इन प्रोटिस्ट बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि हम किस में देखते हैं, पैरामीशियम में। तो तीनों ही सही है, ऑप्शन सी सही। आर नॉट रॉन्ग पूछा था, करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। क्लियर है। अगला हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेन। गलत है। हम जेनिस ग्रीन से हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं, तब जाके वो विजिबल रहते हैं, अदरवाइज वो विजिबल नहीं है इजीली। ये तो गलत हो गया, करेक्ट पूछा था। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज इनवेरिएबल। ये कह रहा है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सभी में सेम होता है। क्या लिखा है, इनवेरिएबल। देखो वेरिएबल नहीं, वेरी नहीं करता, स्टेटमेंट है कि इनवेरिएबल है कि सब में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेम होगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। सेल को एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो जहां पे हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, उसको ज्यादा एटीपी जरूरत है। अब एटीपी कहाँ बनता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। तो नंबर डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे देखो हमारी डायमेंशन, मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से डेट हमारा क्वेश्चन है, जिसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की शेप सॉसेज शेप है। डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर है, एवरेज डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर है, और लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये सारा का सारा हमारा एनसीईआरटी में यूं का यूं डेटा गिवन है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल पोजेस। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से इन्वेजिनेशन बना लेती है, और इस इन्वेजिनेशन, इस फोल्डिंग को क्या कहा जाता है, दैट इज क्रिस्टी। अब हमारा जो ये कंपार्टमेंट है, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डिफरेंट हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे कि सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, हमारे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है। 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक टाइप है। ठीक है, अ फ्यू राइबोसोम्स आरएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, और कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, राइबोसोम, वो तो है ही प्रेजेंट। तो हमारी सारी की सारी सही हो गई, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। क्लियर है। आगे देखो, सेल माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय। अब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, बाय फिशन। हमारे
एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब न्यू ऑर्गेनेली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली, डी ऑप्शन सही है। अगला हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड में देखो, Which of the following is responsible for trapping of light energy? अब trapping of light energy में हमारे जो एंटीने मॉलिक्यूल आ जाते हैं जो कि हमारे लाइट को ट्रैप करते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम, हमारे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आ गया ये फोटो सिस्टम। अब उसमें हमारे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है और कैरोटीनॉइड्स भी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है? Majority of the green plant are found in majority of the chloroplast of the green plant। अब देखो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब हमारा जो ग्रीन कलर जहां ज्यादा इम्पार्ट होता है दैट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मीजोफिल सेल्स में। अब मीजोफिल सेल्स हमारे सिर्फ लीव्स में ही तो है। आपने एनाटॉमी वाला चैप्टर पे पढ़ा था, उसमें देखा था जब हमने ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा था लीव, स्टेम और रूट का, तो मीजोफिल सेल आई थी सिर्फ हमारी लीव्स में। ऑप्शन सी सही हो गया। इसलिए तो लीव फोटोसिंथेसिस कर पा रहे क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ऑप्शन सी सही है। अगला हमारा टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम में हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब जो ये हम 70s 80s पढ़ रहे हैं, ये क्या है? इसका एक तो है जिसको स्वेडबर्ग सर ने दिया था, तो स्वेडबर्ग यूनिट तो बोला जाता है। अब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब है जितना ज्यादा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होगा वो इतनी जल्दी ही सेडिमेंट करेगा। ठीक है, अब ये किसका मेजर आ गया? सेडिमेंटेशन का मेजर आ चुका है। अब ये सेडिमेंटेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहले ये उसका साइज, अब जितना ज्यादा साइज होता है उतना ज्यादा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो जल्दी सेडिमेंट करेगा। लार्जर साइज में हमारा जल्दी सेडिमेंट करता है, तो ये इनडायरेक्ट मेजर हो गया हमारे साइज का। ठीक है, और डेंसिटी, जितनी हाई डेंसिटी होगा उतनी जल्दी वो सेडिमेंट करेगा, तो ये इनका डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्ट मेजर भी हो गया, तो ऑप्शन डी सही है। क्लियर है? हमारे एनसीईआरटी में गिवन है ये सब। आगे देखो, हाउ मेनी सब यूनिट्स आर प्रेजेंट इन राइबोसोम। ये तो आप सबको आता है। राइबोसोम की सब यूनिट्स की बात करें तो एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। ठीक है, अगर मैं 70s की बात करती हूँ, 70s में लार्ज सब यूनिट है 50s और स्मॉलर है 30s। और दूसरा हमारा यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लार्जर सब यूनिट 60s है और स्मॉलर सब यूनिट है 40s। तो हमारी दो सब यूनिट प्रेजेंट है, एक लार्ज और एक स्मॉलर। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन, जिसमें क्वेश्चन देखो, साइटोस्केलेटन रेफर्स टू। अब साइटोस्केलेटन क्या रेफर करता है? सिर्फ सीलिया और फ्लैजिला? नहीं, सीलिया फ्लैजिला तो बच्चे सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है, लेकिन साइटोस्केलेटन तो और भी फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, ठीक है, और हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या जो हमारा न्यूक्लियर लैमिना प्रेजेंट है, ये सारे साइटोस्केलेटन ही तो है। साइटोस्केलेटन मतलब समझो अगर ये सेल है तो इसकी हड्डियां, तो साइटोस्केलेटन वो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, वो मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये सारी की सारी एक्टिविटी साइटोस्केलेटन से। अब ओनली आ गया तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे भी सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, तो ये दोनों गलत हो गए। सही क्या है कि हमारे फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं? साइटोस्केलेटन। अब साइटोसेल का स्केलेटल सिस्टम, ऑप्शन सी सही है। अगला हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। अब अगर मैं बात करूं सीलिया और फ्लैजिला किसका बना है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोट्यूब्यूल।
क्लियर है, मतलब साइटोस्केलेटल का ही एक स्ट्रक्चर है, दोनों ही हमारे किस में इन्वॉल्व है, हमारे मोटिलिटी में इन्वॉल्व। ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सीलिया एंड फ्लैजिला। अब ये सीलिया फ्लैजिला का डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बाहर पेरिफेरल डबलेट्स प्रेजेंट है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेरिफेरल डबलेट्स प्रेजेंट है। डबलेट्स क्यों, क्योंकि एक ये रिंग हो गई, ये दूसरी रिंग हो गई, तो हम क्या कहेंगे, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट प्रेजेंट है, और सेंटर में 2 सिंगलेट प्रेजेंट। सिंगलेट क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, सिंगल रिंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 9 पेरिफेरल 2 सेंट्रल, इसलिए इस अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, द सेंट्रल शीथ इज डैश। अब यहाँ पे हम फिर से अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर में देखो हमारी जो सेंट्रल शीथ है वो हमारी कनेक्टेड है पेरिफेरल डबलेट से, दैट इज कनेक्टेड टू पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, हमारा बी क्या कह रहा है, एनक्लोजेस पेरिफेरल डबलेट्स, वो किसको एनक्लोज कर रहा है, ये जो सेंट्रल शीथ है ये एनक्लोज करते हैं सेंट्रल सिंगलेट्स को, तो ये हमारा गलत हो गया। कनेक्टेड टू इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज बच्चे इसकी बात कर रहा है, मैं दूसरे से बनाती हूँ, ये जो इंटर डबलेट ब्रिज है इससे ये कनेक्टेड नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया एंड फ्लैजिला आर नॉट करेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर से। आगे यहाँ पे देखो, पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। चलो डायग्राम फिर से डायग्राम से देख लेते हैं, साथ में सॉल्व करो, ठीक है। पेरिफेरल डबलेट जो है वो इंटरकनेक्टेड है बाय लिंकर, कि हमारे ये जो पेरिफेरल डबलेट है ये आपस में इस लिंकर से कनेक्टेड है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। लिंकर आर ऑल्सो नोन एज इंटर डबलेट ब्रिज, कि 2 डबलेट्स को हमारे कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए इंटर डबलेट ब्रिज बोला जाता है, सही स्टेटमेंट। बोथ इमर्जेस आउट फ्रॉम आ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। अब हमारा जो सीलिया और फ्लैजिला है, अब ये भी क्या हो गई, हमारी सही स्टेटमेंट हो गई। क्यों, क्योंकि अगर मैं सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी की बात करती हूँ, उस बेसल बॉडी में भी अरेंजमेंट क्या रहता है, दैट इज 9+0 अरेंजमेंट, जो कि हमारा कार्ट व्हील स्ट्रक्चर है, जो कि सेंट्रियोल लाइक अरेंजमेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लिंकर आर ऑल्सो नोन एज बेसल बॉडी, ये हमारा हो गया गलत, ऑप्शन डी क्या है, सही। अगला हमारा टॉपिक है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द सेंट्रियोल इज। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर बनाऊं, हमारा स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है, सेंटर में प्रोटीनेशियस सेंट्रल हब है जो कि कनेक्टेड है पेरिफेरल ट्रिपलेट से, इस तरीके से। हमारे जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं जो कि कितने हैं, 9 हैं, तो अरेंजमेंट आ जाते हैं 9+0, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं, और सेंटर में हमारा प्रोटीनेशियस हब है, तो हमारा जो सेंट्रल पार्ट है वो हमारा कनेक्टेड है ट्रिपलेट से, तो इसमें तो डबलेट्स लिखा है, ये गलत हो गया। और रेडियल स्पोक, तो ये पार्ट है जो इन्हें कनेक्ट कर रहा है, ये भी गलत हो गया। सेंट्रल पार्ट इज नोन एज प्रोटीनेशियस सेंट्रल हब, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल वेरीज फ्रिक्वेंटली। अगर मैं न्यूक्लियस में बात करूं तो हमारा जो नंबर ऑफ, अगर मैं सेल की बात करती हूँ, अब सेल में उसमें कितने नंबर होंगे ऑफ न्यूक्लियस वो वेरी कर सकता है अलग अलग सेल में, बिल्कुल सही चीज है। लेकिन नॉर्मली क्या रहता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक सेल में, दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैविंग अ मिडिल सेंट्रोमियर। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, हमारे पास 4 क्रोमोसोम है, जिसमें से पहला है मेटासेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक में कहा जाता है कि हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है इन द सेंटर या इन द मिडल, जिसकी वजह से दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल रहती है। दिस इज मेटासेंट्रिक। हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है मिडिल में। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगर मैं सब मेटा की बात करती हूँ, सब मेटा में क्या होगा कि जैसे सब मेटा की तरफ गए, हमारा जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, एंड्स की तरफ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नियर द मिडल। पिछले में क्या था, एट मिडल, यहाँ पे आ गया नियर द मिडल, जिसकी वजह से एक शॉर्ट आर्म बनी, दूसरी हमारी बनी लॉन्गर आर्म। एक मिनट। तीसरा है बच्चे हमारे पास एक्रोसेंट्रिक। अब एक्रोसेंट्रिक में कहा जाता है कि हमारा जो सेंट्रोमियर है दैट इज नियर द एंड, जिसकी वजह से एक वेरी शॉर्ट आर्म होती है और दूसरी वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर की लोकेशन क्या आ गई, नियर द एंड। अगला देखिए, लास्ट वन है हमारे पास टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में हमारा जो सेंट्रोमियर है दैट इज प्रेजेंट एट द एंड। सेंट्रोमियर एट द एंड होगा तो हमारा एक ही आर्म प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ऑप्शन में हमारे पास है मिडिल सेंट्रोमियर, तो ए मेटासेंट्रिक सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैविंग इट्स सेंट्रोमियर नियर द टीलोमियर। कीवर्ड आ गया ना हमारा, नियर द टीलोमियर आ गया, तो ऑप्शन कौन सा सही है, एक्रोसेंट्रिक सही, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर होता है कि हमारी एक वेरी शॉर्ट आर्म होती है, एक वेरी लॉन्ग आर्म, नियर द सेंटर। ऑप्शन डी ठीक है। अगला हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज से हमारा क्वेश्चन देखो, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल। ये हमारे माइक्रो मतलब उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज नोन एज माइक्रोबॉडीज। और माइक्रोबॉडीज में हम 3 पढ़ते हैं, एक तो ग्लाइऑक्सिसोम, दूसरा हमारे पास है पेरोक्सिसोम, और तीसरा हमारे पास है स्फेरोसोम। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेशन, क्योंकि हमने अपने सारे के सारे टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन अब हम एनसीईआरटी की प्रैक्टिस को अगर हमें रिफाइन करना है तो हमें एजर्शन टाइप क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ पेपर में आते हैं, वो देखिए। The cisternae in Golgi complex have cis phase and trans phase. assertion सही है कि cis phase होता है और trans phase होता है। cis phase is called as forming phase and trans phase is also called as maturing phase. दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर मैं रीजन में देखूँ, cis phase हमारा रिसीविंग एंड है, trans phase जहाँ से हमारा जाता है। तो हमारी दोनों एजर्शन रीजन तो सही है, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर रहा सिस्टरने को, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, इन प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब प्रोकैरियोट है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है, एजर्शन सही हो गया। In prokaryotes, mesosomes are present which help in respiration. ये स्टेटमेंट भी सही है कि प्रोकैरियोट में हमारी रेस्पिरेशन कहाँ होती है, हमारे मीजोसोम में, जो कि इनफोल्डिंग है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी ऑप्शन सही है। फिल इन द ब्लैंक सेक्शन हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हम एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। जो छूटी हुई लाइंस जो हमारे ध्यान से भटकी हुई हैं वो भी हमें यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अगला सेक्शन शुरू करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला देखो, मेन एरिया ऑफ वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हमारी वेरियस एक्टिविटीज सेल कहाँ होती हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अगला देखिए, सम ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हैं उनको कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो बने होते हैं मैनी सेल के उनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखो, डैश अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट।
studied different part of animal cell and reported that thin outer layer which is today known as plasma membrane. हमारे ब्रिटिश zoologist जिन्होंने कहा था कि हमारी सेल एनिमल सेल में डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन जो कि आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये सेल थियरी में हमने पढ़ा। और कौन सर? हमारे श्वान सर इन 1839। ठीक है, अगला देखो, सेल दैट हैज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो हमारे यूकैरियोटिक सेल है। वाइल सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अगला देखो, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। अगर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करें, कौन सी सेल है हमारी लार्जेस्ट सेल? ऑस्ट्रिच एग सेल। आगे देखिए, मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मिडिल लैमेला किसका बना हुआ है? कैल्शियम पैक्टेट का और हमारे मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ है, जो कि हमारे एज अ ग्लू एडजॉइन करता है हमारी प्लांट सेल्स को। सही है। इन प्लांट्स अदर देन एल्गी, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है, हेमीसेलुलोज पैक्टिन्स की बनी होती है। तो ये हमारा सही हो गया। और अगर सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल की बात करें तो गैलेक्टिन्स, मैनिन्स, सेल वॉल, सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब की हमारी सेल वॉल बनी होती है। क्लियर है? एनसीईआरटी की लाइन है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला मे बी ट्रेवर्स्ड बाय डैश विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। अगर हम बात करें कि दो सेल में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्शन बना रहा है, जो कि साइटोप्लाज्म को हमारा कनेक्ट कर रहा है, दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्लियर है? अगली हमारे पास है द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट, द डैश इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। अगर सेल वॉल की बात करें तो अगर यंग प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल सिर्फ हमारी प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि कैपेबल होती है ग्रोथ की, लेकिन विद मैच्योरिटी वो डायमिनिश हो जाती है, हमारी डिग्रेड हो जाती है as the cell matures, and the dash is formed from the inner side of the cell. उसके बाद हमारी सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल बनती हैं, जो कि सेल के अंदर से डिपोजिशन से बन रही हैं। तो ये हमारे स्टेटमेंट। क्लियर है? अगला देखो, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। The ability of protein to move within the membrane is measured as its, जो हमारा प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में मूव कर रहा है, लिपिड मेम्ब्रेन में, वो उसको क्या कहा जाता है? फ्लूइडिटी। क्लियर? अगला देखो, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पॉसिबल आफ्टर द ईयर 1950। अब ये हमारे स्किप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी से सीधा हम 1972 दिमाग में जाते हैं, सिंगर एंड निकोलसन। लेकिन हमारी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कब पॉसिबल हुई? जब हमारा इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1950s के बाद। ठीक है? The cell membrane is composed of lipids that are arranged in, lipid किस तरीके से arranged है? Bilayer form में arranged है। According to fluid mosaic model, जो कि हमारे सिंगल एंड निकोलसन सर ने दिया था, quasi fluid nature of cell membrane dash enables the lateral movement of proteins। हमारा जो क्वासी, तो क्वासी फ्लूइड नेचर किसका आ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन का। और अनेबल मूवमेंट ऑफ लेटरल मूवमेंट किसकी होती है? प्रोटीन की विद इन द बाइलेयर। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बिना रिक्वायरमेंट के अगर हमारा मूवमेंट हो रही है, जिसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट।
आगे चलो, न्यूट्रल सॉल्यूट्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ, जब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस न्यूट्रल सॉल्यूट मूव करते हैं दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर है? as dash cannot pass through the non-polar lipid layer, non-polar lipid layer के अक्रॉस हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं या फिर हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो पास नहीं कर सकते। दे रिक्वायर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, प्रोटीन जो कि क्या बनाए, एक चैनल बनाए टू ट्रांसपोर्ट दे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्लियर है? materials to be packed in the form of vesicle from the ER fuse with, हमारे जो ER से जो वेसिकल आ रहे हैं वो फ्यूज करते हैं कौन से फेज के साथ, सिस फेज पे, इसी को कहते हैं फॉर्मिंग फेज। ठीक है, फेस ऑफ गोल्जाई apparatus एंड मूव टूवर्ड्स द, और हमारे किसकी तरफ मूव करते हैं, ट्रांस फेज की तरफ। ओके, in the absence of ribosomes ER appear smooth and are called, हमारे ER जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल। ठीक है, इजी था ये तो। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, इनर मेम्ब्रेन सॉरी इनर कंपार्टमेंट, अगर हम देखिए तो एक तो हमारा इंटर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, एक वो कंपार्टमेंट हो गया, और एक अंदर जो कंपार्टमेंट प्रेजेंट है जो उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्लियर है? द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, मैंने बताया था कि हमारे नंबर कितना होगा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ओके, आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज टिपिकली सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन डिवाइड्स इट्स ल्यूमन इनटू टू एक्विस कंपार्टमेंट, दो एक्विस कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो जो हमारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है और दूसरा जो हमारा मैट्रिक्स है। ओके, कलर गिविंग पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन, देखो कलर गिविंग पिगमेंट्स कैरोटिनॉइड्स की बात हो रही है, और जो हमारे कैरोटिनॉइड्स हैं, कलर पिगमेंट्स हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे जो कलर्ड प्लास्ट है क्रोमोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर वो क्लोरोप्लास्ट, और कलरलेस वो हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन टाइप के प्लास्टिड पढ़े आपने। आगे देखो, क्लोरोप्लास्ट कंटेन डैश टाइप ऑफ राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें वो कैसे टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70s। फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग बनाती है जिसको कहा जाता है क्रिस्टी, प्रेजेंट टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ इनफोल्डिंग है तो यहाँ पे क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय, मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है, पुरानी जब माइटोकॉन्ड्रिया फिशन से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फिशन। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं डायमीटर की बात करूं डेट इज 0.221 माइक्रोमीटर, और लेंथ क्या रहती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ओके, आगे चलिए। द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, देखो फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स में हमारे क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स आ जाते हैं, और यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट की बात हो रही है, क्रोमोप्लास्ट में हमारे कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल रेडियल स्पोक इज मेड अप ऑफ, अगर हम बात करें कि सेंट्रियोल का जो रेडियल, हमारा जो रेडियल स्पोक है वो किसका बना है, प्रोटीन का बना है, और हमारा सेंट्रल हब भी क्या है, प्रोटीनेशियस हब। ओके, अगला लाइन देखो, अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजिला, हमारे सीलिया फ्लैजिला में हमारे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट रहता है 9+2, 9 पेरिफेरल डबलेट्स और 2 सिंगलेट्स जो कि सेंटर में प्रेजेंट है।
इन द सीलिया सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय, जो हमारे सेंट्रल ट्यूब्यूल है वो कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल ब्रिज से, ठीक है। एंड इज एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ, हमारे किससे एनक्लोज रहते हैं, सेंट्रल शीथ से एनक्लोज रहते हैं इस तरीके से, which are connected to one of the tubule of each peripheral doublet, और जो वो peripheral doublet से connected, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये किससे connected है, radial spoke से connected है। अगला देखो, both the centrioles in centrosome lie परपेंडिकुलर, हमारे जो दो सेंट्रियोल हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट हैं, परपेंडिकुलर, इस तरीके से प्रेजेंट है, ओके। इन सेंट्रियोल ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज, सेंट्रियोल में जो पेरिफेरल फाइब्रिल है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। Central part of the proximal region of centriole is proteinaceous and called central hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplet by radial spoke. Other name for primary constriction, हमारे क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को और क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर, ठीक है। स्पेसेस बिटवीन टू पैरेलल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ, न्यूक्लियोलस में किसकी सिंथेसिस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए की सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए। डायमीटर ऑफ स्पेस बिटवीन टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियस, अगर जो हमारा पेरी न्यूक्लियर स्पेस की बात करूं उसका डायमीटर क्या है, 10 to 50 नैनोमीटर, ओके। द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस, जो कि विदाउट मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। एट नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय न्यूक्लियर पोर, हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारे आरएनए का ट्रांसफर होता है या आरएनए प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और वो बनता कैसे, बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। किस तरीके से, अगर मैं बताऊं कि ये हमारी दो मेम्ब्रेन है, या आप इस तरीके से फ्यूज करके फिर अगले, तो ये हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियर पोर बन गया, क्लियर है। आगे देखो, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शोज डैश इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूं तो अगर मैं माइटोसिस में बात करती हूँ, हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। आगे देखो, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज, हमारे क्रोमोसोम के पास क्या होता है, सेंट्रोमियर, on the sides of which disc shaped structure present है, जिसको कहा जाता है काइनेटोकोर, और ये वही काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं, क्लियर है। हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है ट्रू और फॉल्स का, और ट्रू और फॉल्स का सेक्शन भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पेपर में आ जाते हैं इनकरेक्ट करेक्ट वाली स्टेटमेंट्स, तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस हो जाएंगी एनसीईआरटी बेस्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन। यहाँ पे देखो, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, कि सेल से अगर कोई कम स्ट्रक्चर जैसे बायोमोलिक्यूल है, डीएनए है, उसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ठीक है। सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इससे अगर छोटा स्ट्रक्चर होगा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही शो नहीं करता, ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। The various chemical reaction occur in the cytoplasm to keep the cell in the living state, हमारे साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, ये वहां पे हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू हो गई।
आगे देखो, all cells organisms have cell wall surrounding the, एक मिनट बच्चों, अब चलो, all cell organism have a cell wall surrounding the cell membrane, कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये तो गलत है, हमारे फंगल, प्लांट और एल्गल में तो ऐसा होता है, लेकिन क्या एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है? नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। अगला देखो, ऑल यूकैरियोटिक सेल हैव सिमिलर शेप, ये भी हमारी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है कि क्या सभी यूकैरियोटिक सेल की सिमिलर शेप होती है? नहीं, शेप वेरी करती है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करे। गलत हो गया। आगे देख लो, शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, कि सेल का शेप हमारी वेरी कर सकती है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये क्या हो गया? ट्रू। यहाँ पे भी ग्रीन से ही लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स के टाइम हेल्प हो जाए। ठीक है, आगे चलो। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल बट इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, कि सेल वॉल हमारे प्रोटेक्शन भी देती है और शेप भी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। तो ये भी हमारे क्या हो गई? सही स्टेटमेंट हो गई, ट्रू। आगे देखो, एज सेल मैच्योर द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, कि जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है प्राइमरी सेल वॉल तो डायमिनिश हो जाएगी, अंदर की डिपोजिशन से सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सही स्टेटमेंट। आगे देखिए, मिडिल लैमेला होल्ड्स ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग एनिमल सेल, क्या एनिमल सेल्स को ग्लू करती हैं? नहीं। किसको ग्लू करती हैं? प्लांट सेल को। तो ये हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। आगे देखो, सेल वॉल इज लिविंग क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, सेल वॉल हमारा क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, लिविंग है। एक मिनट ध्यान से देखो, सेल वॉल इज लिविंग, अरे गलत है बच्चे, कैसे गलत है? सेल वॉल को लिविंग कहा गया, सेल वॉल तो क्या होती है हमारी? डेड होती है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे इसको गलत करेंगे, सेल वॉल क्या है? हमारे डेड स्ट्रक्चर। आगे देखिए, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, हमारी सारी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होती। सही स्टेटमेंट। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज सेम इन ऑल सेल मेम्ब्रेन, नहीं, हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है और उसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट सेल में। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत, फॉल्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, यहाँ पे बरीड, ठीक है। तो ये हमारी सही स्टेटमेंट है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन जो बरीड होती है सेल मेम्ब्रेन में, या तो पार्शियली या फुली। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, ट्रू हो गया। आगे चलो, लिपिड्स आर अरेंज्ड इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर साइड, पोलर हेड कहाँ होते हैं? आउटर साइड की तरफ होते हैं। तो ये गलत है, false. The Golgi apparatus remain in close association with endoplasmic reticulum, कि endoplasmic reticulum से हमारे जो वेसिकल्स आते हैं वो सिस फेज में फिर जाके फ्यूज कर जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू। RER is extensive and continuous with the inner membrane of nucleus, हमारा RER एक्सटेंसिव है और कंटिन्यूस है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के साथ नहीं, आउटर मेम्ब्रेन के साथ। तो ये भी गलत हो गया, फॉल्स। ER divides the intercellular space into luminal and extraluminal part, जिसकी वजह से कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। हमारी बिल्कुल सही है कि ER के अंदर का स्पेस ल्यूमिनल और उसके बाहर एक्स्ट्राल्यूमिनल। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जाई एपरेटस, हमारे गोल्जाई एपरेटस में सिस्टर्नी का नंबर वेरी करता है कि कौन से सेल की हम स्टडी कर रहे हैं। सही स्टेटमेंट है। Cis and trans phase of Golgi are completely
सेम, ये कह रहा है कि सिस और ट्रांस फेज है वो कंप्लीटली सेम होते हैं, जो कि गलत है। सिस हमारा कॉन्वेक्स शेप होता है और ट्रांस हमारा कॉन्केव शेप होता है, और उनमें एंजाइम्स जो प्रेजेंट होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो दैट इज डिफरेंट, सेम आ गया, गलत है। आगे देखो, Golgi apparatus principally perform the function of packaging of material to be delivered intracellular targets और secreted outside the cell, कि हमारी जो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स होते हैं गोल्जाई apparatus में, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। The chloroplast is the part of endomembrane system. क्लोरोप्लास्ट तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, तो ये क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। आगे देखो, ER गोल्जाई बॉडी लाइसोसोम एंड वैक्यूल इज इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, सही स्टेटमेंट है। Lysosomal vesicle have been found to be rich in almost all type of hydrolytic enzyme, कि हमारे लाइसोसोमल के पास वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं that are active at acidic pH। सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, ये स्टेटमेंट हो गई गलत, फॉल्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, अच्छा एक मिनट बच्चों, यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट ऑल टाइप, ये किसकी बात कर रहे हैं, कि हमारे कौन से बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये तो क्या होगा, सही होगा, हमारी स्टेटमेंट ये क्या है, सही है, दैट इज ट्रू। आगे चलो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव एट बेसिक पीएच, नहीं, एसिडिक पीएच पे प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्टिव, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आगे चलो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो इन सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं, सही स्टेटमेंट। आगे देखिए, इन प्लांट सेल्स the vacuole can occupy up to 90% of the volume of cell। हमने कहा ना प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, अब लार्ज वैक्यूल इतना क्यों, 90% ऑफ द वॉल्यूम कंटेन कर सकता है, सही स्टेटमेंट। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, कि हमारे फूड वैक्यूल्स कैसे बनते हैं, जब वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर फूड, वेस्ट मटेरियल एंड मिनरल्स, क्या माइटोकॉन्ड्रिया फूड या वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, नहीं करता, वो तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो तो ब्रेक डाउन करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का, ये तो गलत हो गया, फॉल्स। माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी, गलत है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो वो तो एटीपी बनाएगा, ये भी फॉल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये भी गलत है, क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये भी गलत हो गया। आगे देखो, द स्ट्रोमा लैमेले कनेक्ट द थाइलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, हमारे क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा लैमेले प्रेजेंट होते हैं जो ग्रेना को इंटरकनेक्ट करते हैं, सही स्टेटमेंट है, ट्रू, ठीक है। आगे चलिए, द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, कि अगर हम बात करें कि हमारे स्ट्रोमा में इनर, हमारे क्लोरोप्लास्ट में जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा, तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगी, जो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, गलत। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स, सही स्टेटमेंट है। कैरोटीन्स एंड क्लोरोफिल्स आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स, अगर मैं बात करूं कैरोटीन्स की, क्लोरोफिल्स की, ज़ैंथोफिल्स की, ये हमारे फैट सॉल्युबल या इसी को कह देते हैं लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स है। अगर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स की बात करें तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स में आ जाते हैं एंथोसाइनिन्स, फाइकोसाइनिन्स, एंथोसाइनिन्स, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, सही।
एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा, एलाइयोप्लास्ट फैट को स्टोर करेगा, और अमाइलोप्लास्ट हमारे स्टार्च को स्टोर करेगा। तीनों ही ल्यूकोप्लास्ट के टाइप। प्लास्टिड है, सही हो गया। Chlamydomonas contain 20 to 40 chloroplast in a cell. Chlamydomonas क्लोरोप्लास्ट के नंबर की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास में कितना होता है 20 to 40। ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। नेक्स्ट देखो, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज। एक्सप्लेन किया था एमसीक्यू में कि सेडिमेंटेशन डिपेंड करता है कि डेंसिटी और साइज क्या है, तो ये क्या हो गई, सही हो गई। आगे देखिए, माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स एंड आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। माइक्रोबॉडीज जैसे कि पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम एंड स्फेरोसोम्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकल्स होती है। आगे देखिए, यूकैरियोटिक फ्लैजिलम इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन सीलिया। हमारा फ्लैजिला तो क्या होता है, लॉन्गर होता है सीलिया के, तो गलत हो गया। Bacteria possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. Bacteria possess flagella, देखो बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजिला है और यूकैरियोटिक फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, दोनों मोटिलिटी में काम करते हैं, पर स्ट्रक्चर क्या रहता है, डिफरेंट। सही स्टेटमेंट। The cytoskeletal in cell is involved in mechanical support and motility, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे देखो, in cilia peripheral doublets are interconnected by radial spokes। देखो पेरिफेरल डबलेट हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज से। हमारे रेडियल स्पोक तो सेंट्रल वालों को कनेक्ट करती है पेरिफेरल से, तो ये तो गलत कह रहे हैं, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। The study of eukaryotic cilium with the help of electron microscopic shows that they are covered with, हमारे जो यूकैरियोटिक सीलियम है वो किसके साथ कवर्ड रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई। आगे देखो, सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin proteins। कि हमारे अनइवनली लिखा है बच्चे, हमारे कैसे होते हैं, इवनली स्पेस्ड होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, कैसे छोटी छोटी बारीकियों से हमारा ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट आ जाता है, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की। आगे देखो, न्यूक्लियस कंटेन्स एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनेली एंड प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। कि न्यूक्लियस के पास डीएनए है, डीएनए हमारी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है और हेरिडिटी में रोल परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सही चीज है। आगे देखो, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज स्टेन्ड ओनली बाय एसिडिक। न्यूक्लियस में डीएनए एसिडिक है, हमारे न्यूक्लियस का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको स्टेन किसके साथ किया जाता है, बेसिक डाई के साथ स्टेन किया जाता है, तो ये हो गया गलत। आगे देखो, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन्स क्रोमेटिन एंड वन और मोर स्पेशलाइज्ड बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। कि अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के पास कंटेन है और स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलाई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे देखिए, न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज through which movement of RNA and protein takes place in only one direction। ये तो गलत हो गया, हमारी RNA और प्रोटीन की मूवमेंट होगी साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म से RNA प्रोटीन जा सकते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म से RNA प्रोटीन बाहर आ सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे वन डायरेक्शन लिखा है, ये हो गया गलत। आगे देखो, The inner membrane of nucleus usually remain continuous with ER। inner membrane नहीं होती continuous, outer membrane होती है न्यूक्लियस की continuous। गलत कर दिया है ना। चलो आगे देखो, each and every cell of human body contain nucleus। क्या हमारी ह्यूमन बॉडी की सारी सेल कंटेन करती है न्यूक्लियस की, नहीं, जैसे आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आगे देखो, the content of nucleolus is not continuous with the rest of nucleoplasm because it is bound by single membrane।
गलत हो गया। हमारा जो न्यूक्लियस है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और उसका जो मटेरियल है वो कंटिन्यूअस रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। ये कर दिया इन्होंने गलत। ठीक है, अब आगे देखो, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अब लिंक देखो क्या हुआ कि जितना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसमें लार्जर या मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे। क्यों सही है? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम चाहिए और राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए चाहिए। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए चाहिए। तो जितना ज्यादा प्रोटीन बनेगा उतना ज्यादा राइबोसोम बनाने की रिक्वायरमेंट, तो वो बन कहाँ से रहा है? न्यूक्लियोलस। तो ये स्टेटमेंट है सही। सम मैच्योर यूकैरियोटिक सेल लैक न्यूक्लियस बट दी सेल कंसिडर एज लिविंग। कि हमारे कुछ मैच्योर यूकैरियोटिक सेल हैं जैसे कि हमारी आरबीसी जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता पर होती क्या है? लिविंग सेल है। ये क्या है? सही स्टेटमेंट। आगे देखो, इन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है? अवे, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ क्रोमोसोम। सही स्टेटमेंट है। एकदम मिडल होता तो क्या आता? मेटासेंट्रिक आता। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एसेंशियली प्रेजेंट इन एवरी क्रोमोसोम। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सभी क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं है। अगर ह्यूमन में बात करूं तो 5 क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, 13, 14, 15, 21, 22। सिर्फ यहीं पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा है सभी में, तो ये हो गया गलत, फॉल्स। आगे देखो, क्रोमेटिन कंटेन डीएनए सम एसिडिक प्रोटीन हिस्टोन। हिस्टोन तो हमारे बेसिक प्रोटीन है ना, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आगे देखो, न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए बनाता है, प्रोटीन नहीं। तो ये भी हमारी हो गई गलत, फॉल्स। दैट इज ट्रू फॉल्स। हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट 60+ हमने ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस कर ली है। मतलब हमने करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। अपना अगला सेक्शन आ चुका है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखो, स्मॉलेस्ट सेल हमारी माइकोप्लाज्मा है, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरल सेल है और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल हमारा एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। क्लियर है? आगे देखिए, स्लाइडर एंड श्वानसर, इन्होंने क्या दी थी? हमारी सेल थ्योरी दी थी। एंटन वॉन ल्यूवन, एवी ल्यूवेनहॉक वो सर थे जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। क्लियर है? सिंगर और निकोलसन सर ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था ऑफ सेल मेमोरी। ठीक है? रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस को। जॉर्ज पैलेड पार्टिकल्स किनको कहा जाता है? दैट इज राइबोसोम। और कैमिलो गोल्जाई जिन्होंने गोल्जाई बॉडी को डिस्कवर किया। क्लियर है? आगे देखिए, प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? जो कि कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को। फर्स्ट बी से मैच हो गया। मिडिल लैमेला ग्लू करते हैं एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स, या होल्ड करते हैं, जो कि बना है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड का। प्राइमरी सेल वॉल मैच्योरिटी के टाइम पे डायमिनिश हो जाती। थर्ड सी से मैच हो गया। आगे चलो, वैक्यूल। ठीक है, अब ये भी बहुत बढ़िया है। अगर आर की बात करती हूँ, आर के पास राइबोसोम है। हमारा आर का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन। अब SCR क्या करेगा? स्टेरॉइड या लिपिड सिंथेसिस। तो हमारा फोर्थ ई से मैच हो, स्टेरॉइडल हार्मोन। गोल्जाई बॉडी पैकेजिंग, ग्लाइकोसाइलेशन यहाँ पे फंक्शन आ जाता है। लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास पैक्टिनेज, हमें प्रोटीज, ये सब प्रेजेंट है, तो सेकेंड का सी आ गया। और वैक्यूल हमारा स्टोर करता है वाटर या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ए हमारा डी से मैच हो गया। ठीक है? और देखो, लिपिड, अगर मैं देखो यहाँ पे लिपिड परसेंटेज, एक ही डेटा गिवन एनसीईआरटी में, प्रोटीन 52%, आरबीसी में लिपिड 40%। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा
सोडियम पोटेशियम पंप और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन सर ने 1972। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट वी हैव क्रोमोप्लास्ट। कमेंट्स में ये सारे मुझे आंसर चाहिए और मुझे ये जानना है कि कितने आपने ट्रू फॉल्स सही किए, कितने आपने फिल इन द ब्लैंक सही किए, या एमसीक्यू में से कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, और ये बताना कौन से टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस गलत हो। ठीक है, ताकि उन पे हम वीडियो लेके आ सके, आपकी थोड़ी हेल्प कर सके। अब यहाँ पे देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है। अब हमें ये भी बताइए कि जो हमने एनसीईआरटी रिकॉल में डिफरेंट सेक्शन है, आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, या किस टाइप के क्वेश्चंस आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट हमारा कलर्ड प्लास्टिड है। कलर्ड क्यों? क्योंकि उसके पास कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, हमारी हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। और यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट स्वेडबर्ग यूनिट देखी जाती है 70s 80s। फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा में बना जब उन्होंने फूड पार्टिकल को एनगल्फ किया, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में एमीबा। क्लियर है? अगला देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी बना रहा है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमारा क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है क्लोरोफिल, यही तो हमारा फोटो सिस्टम बनाता है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट एमाइलोपेक्टिन अमाइलेज, उससे याद कर लेंगे। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन। क्लियर है? आगे चलो, क्रोमेटिन। हमारा क्रोमेटिन की अगर मैं बात करूं, क्रोमेटिन है क्या? हमारी हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट प्रोटीन फाइबर्स। फर्स्ट का डी से मैच हो गया, हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर ही तो है क्रोमेटिन। सिस्टर ने हमारे डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है गोल्जाई एपरेटस के। थाइलेकॉइड हमारी फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। और इनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन को कहा जाता है क्रिस्टी। ठीक है, हमने मैच द फॉलोइंग के सारे क्वेश्चंस कर लिए। हमारा लास्ट सेक्शन है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और नीट के लिए हमारे बायोलॉजी में तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेल। हमारा एनसीईआरटी डायग्राम है, बाई कॉन्केव शेप किसकी? आरबीसी। ये है हमारी आरबीसी। ये हमारी जो कि हमारी जो शेप वेरी करती रहती है, दिस इज वाइट ब्लड सेल्स। हमारी ये क्या है? कॉलमनर एपिथेलियल सेल। एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियल सेल। डी हमारी जो लार्जेस्ट नर्व सेल है, नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल। ई देखो हमारी दैट इज ट्रैकीड। ट्रैकीड हमारी क्या है? जो कॉर्नर्स हैं वो क्या है? नैरो है। और एफ है हमारी मीजोफिल सेल, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लीव्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे चलो। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम आ चुका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें लेबलिंग करनी है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। ये ई क्या है बच्चों? हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। सी है हमारी लिपिड लेयर, बाइलिपिड लेयर देखने को देख सकते हैं। ठीक है, बी हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन। और जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन है उससे साथ अटैच्ड है हमारी ये शुगर चेन, या मैं कहूँ कार्बोहाइड्रेट चेन। कार्बोहाइड्रेट चेन, या मैं इसको शुगर लिख सकती हूँ।
यहाँ पे हमारा कोलेस्ट्रोल भी प्रेजेंट रहता है इन लिपिड। ये हमारा क्या आ गया, कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल। क्लियर है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी लेबलिंग हो गई। अगला डायग्राम देखो, ये हमारा जो न्यूक्लियस का एक्सटेंशन जो हमारे RER और SER के साथ दे रखा है। बी हमारे क्या है, राइबोसोम्स है। ए हमारा न्यूक्लियर पोर है। और ये स्ट्रक्चर जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, यहाँ पे देखो हमारा मेंशन लेबलिंग बच्चों हमारी इसको भी दिखा रहे, तो ये हमारा राइबोसोम को नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेबलिंग आ रही क्या, ठीक है। आगे देखो, ये हमारा फ्रॉम द गिवन फिगर किसका स्ट्रक्चर है, हमारे सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की तो बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारी आउटर मेम्ब्रेन क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो कि डबलेट हैं और नो इवनली स्पेस्ड माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर है। आगे देखो, सी हमारे सी क्या है, सेंट्रल शीथ है, सेंट्रल शीथ जो कि एनक्लोज कर रखी है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को एनक्लोज कौन करता है, सेंट्रल शीथ। और सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट कौन कर रहा है, हमारा सेंट्रल ब्रिज। और हमारे ये डी किसको, हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल शीथ के साथ कौन कनेक्ट करता है, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। क्लियर है, हमारे सीलिया फ्लैजिला का अच्छा सा डायग्राम हमने प्रैक्टिस कर ली। आगे देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर आ चुका है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में ये हमारा जो यहाँ का पार्ट है फ्लूइड मैट्रिक्स, दैट इज स्ट्रोमा। बी क्या है, हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर देखो, ये हमारी फ्लैटन हमारा जो मेम्ब्रेनस सैक है जिसको कहते हैं थाइलेकॉइड। ये एक ग्रेना है, ये दूसरा ग्रेना है। ग्रेना को कनेक्ट कौन करता है, हमारा स्ट्रोमल लैमेले। कौन कनेक्ट करते हैं, स्ट्रोमल लैमेले। क्लियर है। अगला डायग्राम देखो, हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का डायग्राम है। एक्स, ये क्या हो गया हमारा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो सेंट्रोमियर के अराउंड प्रेजेंट है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ए है हमारा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की वजह से दो हमारी, क्योंकि सब मेटासेंट्रिक हम देख पा रहे हैं, हमारी दो प्रेजेंट है आर्म्स। स्मॉलर आर्म होती है हमारी पी आर्म जिसको कहा जाता है पेटाइट आर्म, और बी हमारी होगी क्यू आर्म जो कि हमारी लॉन्गर आर्म होती है। क्लियर है। सी में देखो, सी हमारा फिर से क्या आ गया, सेंट्रोमियर आ गया। बी हमारी क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और ए हमारा सैटेलाइट डीएनए, क्या है, सैटेलाइट। दिस इज आवर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर लेबलिंग जो कि पूरी की पूरी हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। और यहाँ पे हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। एनसीईआरटी रिकॉल में तो हमने सेल चैप्टर को निचोड़ दिया, एमसीक्यू भी कर लिए, असर्शन रीजन भी कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये बता दो कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, किस सेक्शन के आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। This is all for today from my side. Thank you so much.